हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ, आपका दोस्त मनोज यादव, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी। हम लोगों ने कल बात किया था मेंडलीव की आवर्त सारणी के महत्व, ठीक है। उसको पूरा हमने एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया था। आज हम लोग समझाएंगे आपको कि मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसके दोष क्या है, ठीक है, उससे हमें हानि क्या होगी, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो सभी बच्चा लोग का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग आज बात करेंगे हाइड्रोजन का स्थान, ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में किस प्रकार से दिया था। तो साथियों जो मेंडलीव थे उन्होंने हाइड्रोजन को एक ऐसे स्थान पर रखा था, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, ठीक है। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो वह क्षार धातुओं के समान होता है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो किसके समान होता है? क्षार धातुओं के समान होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के संयोग करके क्या बनाता है? क्षार धातु के द्वारा दिए गए यौगिकों को देता है। यानी अगर जो हाइड्रोजन है उसकी हम अपक्रिया हाइड्रोजन से करवा दें, ऑक्सीजन से करवा दें और सल्फर से करवाते हैं तो वह संयोग करके हमें क्या देगा? क्षार धातु देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसे क्या माना गया साथियों? क्षार माना गया, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है। यह उदाहरण है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। परंतु हाइड्रोजन के समान यह द्विपरमाणविक रूप में पाया जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है वह हाइड्रोजन के समान द्विपरमाणविक रूप में पाया जाता है, ठीक है साथियों। आगे क्या कहा उन्होंने यह कहा कि जो हाइड्रोजन है अगर वह धातु व अधातु के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है, धातुओं व अधातुओं के साथ संयोग करके कौन? हाइड्रोजन सहसंयोजक यौगिक बनाता है, ठीक है। क्या करेगा साथियों? यहाँ पे नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। धातुओं व अधातुओं के साथ संयोग करके जो हाइड्रोजन है वह सहसंयोजक यौगिक बनाता है, ठीक है। अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी जो बनाई गई मेंडलीव के द्वारा, उन्होंने जो हाइड्रोजन का स्थान दिया वह निश्चित नहीं था, ठीक है। हाइड्रोजन का जो उन्होंने स्थान दिया वह निश्चित नहीं था, ठीक है। परंतु इसे क्षार धातु, ठीक है, क्षार धातु के साथ रखा जाता। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे सहसंयोजक यौगिक बनाता है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया था? जो हमारा हाइड्रोजन है इसको निश्चित स्थान नहीं दिया गया है और यह क्या करता है? यह क्षार धातु के साथ क्या किया जाता है? इसको रखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन। क्या बात करेंगे? इसके दोष हैं, जो सेकंड पॉइंट है परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में जो तत्वों के परमाणु थे उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया था, तो क्या दोष पाया गया था, तो हम लोग यहाँ पे उसको समझने वाले हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को क्या किया गया था साथियों? कम परमाणु वाले जो कम परमाणु भार के तत्व थे उनसे पहले रखा गया था, ठीक है। यह उनमें क्या थी? कमी थी, ठीक है। क्या किया गया था? पहले स्थान दिया गया था। अतः मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उनके नियम के अनुसार एकदम क्या थी? विपरीत थी। और प्रयोगों के द्वारा बाद में पता चला कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए आप सब लोग, सिंपल से अगर आप समझिए, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाते रहूँ। देखो मेंडलीव जी ने क्या काम किया?
इन्होंने काम यह किया कि जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व थे और जो कम परमाणु भार वाले तत्व थे, दो प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है, या तो एक अधिक होगा या तो एक कम होगा। यानी कहने का मतलब है दो प्रकार के आदमी होते हैं, ठीक है, या तो एकदम पतला होगा या तो एकदम मोटा होगा, ठीक है। तो समझो बात को, यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हम मान लो दो परमाणु भार के तत्व लेते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि कम परमाणु भार और अधिक परमाणु भार, ठीक है। तो उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने काम यह किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार को रखा, ठीक है। क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार को उन्होंने रखा। और जब प्रयोग किया गया बाद में पता चला कि सबसे पहले क्या हुआ, घटते हुए क्रम में, ठीक है, किस क्रम में, सबसे पहले मान लो 127 हुआ, इसका बाद में देखो कितना आया था, टेल्यूरियम है, यह क्या है, टेल्यूरियम है, ठीक है। इसका परमाणु भार पहले कितना था, 125 था, बाद में जब इसका प्रयोग किया गया तो इसका परमाणु भार 127 हो गया। और ये है आयोडीन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, आयोडीन का जो परमाणु भार था पहले क्या था, 127 था, फिर प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला इसका परमाणु भार कितना निकला, 126 निकला, ठीक है। और फिर बाद में ये क्या हुआ, यह पता चला कि फर्स्ट आवर्त में, ठीक है, किसमें, पहले आवर्त में इसे क्या किया जाएगा, इसे रखा जाएगा, ठीक है, इसे क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। और फिर इस प्रकार से इसको 127, 126, 125, 124, ठीक है। तो इस तरह से फिर घटते हुए परमाणु क्रम में क्या करना चाहिए था, इनको रखना था। और इन्होंने बताया कि जो हमारे परमाणु हैं उनको क्या करना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए। तो यह इनके जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, यह उसमें क्या था, दोष था, ठीक है, यह उनकी कमी थी। तो हम लोग अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। चलो बच्चों, हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यानपूर्वक सभी को समझना है, तभी समझ में ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब समस्थानिक और संभारिक, इन्होंने मूल आवर्त सारणी में इन्होंने एक नाम दिया था, समस्थानिक व संभारिक। समस्थानिक और संभारिक में इन्होंने बताया था साथियों, क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले तत्व, ठीक है, क्या होंगे, परमाणु क्रमांक व समान द्रव्यमान, यानी भिन्न परमाणु क्रमांक व समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को इन्होंने अलग अलग नहीं किया था। साथियों, कहने का मतलब यह है कि जो उन्होंने संभारिक और समस्थानिक था, इनका इन्होंने कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था, ठीक है। आपको सीधा सीधा अगर लिखना है तो आपको लिख देना है सीधा सीधा, समस्थानिक व संभारिक, ठीक है, तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है या उन्हें अलग अलग विभाजित नहीं किया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अक्रिय गैसों का स्थान। अक्रिय गैसों का स्थान मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में क्या था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम इसका जवाब दे रहे हैं आपके लिए। मूल आवर्त सारणी में जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम क्या था, जो अक्रिय गैसें थी उनकी खोज नहीं हुई थी। और क्या हुआ था, कुछ गैसों की खोज हुई थी लेकिन और की नहीं हुई थी, ठीक है। तब जब सबकी खोज नहीं हुई है तो उनके लिए, उनको रखने के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है। सीधा सीधा दोष यही है कि उन्होंने क्या किया था, जैसे जैसे खोजे जा रहे हैं, बोले होंगे बाद में हम क्या कर देंगे, उनको कहीं भी सेट कर देंगे, लेकिन उनके लिए एक प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अक्रिय गैसों का स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहीं पर भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूल लक्षण। मूल लक्षण क्या होता है, तत्वों के मूल लक्षण हम किससे क्या करते हैं, किससे जानते हैं कि तत्वों का यह मूल लक्षण है। तो साथियों, तत्वों का जो मूल लक्षण होता है परमाणु का क्रमांक होता है, ठीक है। तत्वों का क्या होता है, मूल लक्षण जो होता है वो परमाणु का क्रमांक होता है, ठीक है, ना कि परमाणु भार। परमाणु भार नहीं होता है तत्वों का जो मूल लक्षण होता है, वो मूल लक्षण जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये पॉइंट। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। हम लोग अब बात करेंगे मेंडलीव की आधुनिक मूल आवर्त सारणी। मोजले ने प्रयोगों के द्वारा क्या किया था? मोजले ने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था, ठीक है, कि तत्वों का मौलिक गुण क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक होता है। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। चलो, क्या हुआ था? तत्वों का जो मूल गुण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं होता है। मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने? अतः मोजले ने 1913 ईस्वी में मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन कर आधुनिक आवर्त नियम दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम का, किसने दिया था? मोजले ने दिया था। कौन वैज्ञानिक थे? मोजले, ठीक है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को इन्होंने क्या करके संशोधन करके आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया था। कब दिया था? 1913 ईस्वी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई साथियों? चलिए, अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों को उनके क्रमांकों के आवर्ती फलन, क्रमांकों के आवर्ती फलन, ठीक है, क्या होता है? आवर्ती फलन होते हैं। अतः तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में क्या किया गया था? रखा गया था। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया था? रखा गया था, या क्रम में रखा गया था, ठीक है। क्या हुआ बाद में? क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात, एक निश्चित समयांतराल के पश्चात समान गुणों की पुनरावृत्ति या गुणों की क्या हो गई? आवर्तिता प्रकट होने लगी। यानी बार बार, जैसे मैंने आपको सारे गामा पा बताया था कि उनके गुणों की क्या हो गई है? बार बार पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये थी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ में मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की जो संरचना है, किस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं तक के लिए। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की संरचना किस प्रकार से हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई धुआंधार चलती रहे और आप सभी का क्या हो जाए, कोर्स भी जल्दी से मैं खत्म कर दूं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।